मैंने हाकिम अली को हिदायत की कि वो वक्कार को गुस्ल करवा कर दूसरे कपड़े दे और उसे खाना खिलाए। हाकिम अली उसे लेकर चला गया तो मैंने मुख्तसरन तैमूर को बताया कि वक्कार हमारे हाथ कैसे लगा था। हम दोनों बातें करते हुए मकान के बैरूनी हिस्से की तरफ निकल गए। उसी वक्त मेन गेट से पुलिस की एक जीप अंदर दाखिल हुई। उसमें एक एसपी, 2 इंस्पेक्टर और 2 गनमैन सवार थे। मैं फुर्ती से एक सुतून की आड़ में चला गया। पुलिस अफसरान जीप से उतरकर बाबा साईं की औताक की तरफ बढ़ गए। फौरन ही बाबा साईं की औताक से बाबा साईं का एक मुलाजिम निकला और तेजी से अंदर की तरफ बढ़ा। मैंने उसे आवाज देकर रोक लिया और पूछा, बाबा क्या बात है? ये पुलिस इधर कैसे आई है और तू कहाँ भागा जा रहा है? मुलाजिम ने कहा, साईं वो एसपी साहब रईस को बुला रहा है। फिर उसने मेरी तरफ यूं देखा जैसे पूछ रहा हो कि अब मैं जाऊं। मैंने कहा, तो तूने उसे बताया नहीं कि बाबा साईं आराम कर रहे हैं? मुलाजिम मेरे सख्त लहजे से बुरी तरह गड़बड़ा गया। बोला, बताया था साईं, मगर वो कह रहा था कि मेरा रईस से मिलना बहुत जरूरी है। मैंने कहा, बाबा तू अंदर जा और हाकिम अली को भेज दे। उसने हाथ जोड़कर कहा, जो हुक्म साईं, और तेजी से अंदर चला गया। मैं उससे बात करने में इतना महव हुआ कि ध्यान न रख सका। मैंने नजरें उठाकर देखा तो एसपी मुझे औताक के दरवाजे पर खड़ा दिखाई दिया। वो घूर घूर कर मेरी ही तरफ देख रहा था। फिर उसने इशारे से गार्ड को बुलाकर कुछ पूछा। गार्ड ने मेरी तरफ घूम कर देखा, फिर एसपी की किसी बात का जवाब देने लगा। फिर वही मुलाजिम मुझे अपनी तरफ बढ़ता दिखाई दिया। मैंने तैमूर से कहा, मेरे लिए एक नई परेशानी खड़ी होने वाली है। हमारी जरा सी बेपरवाही की वजह से एसपी ने हमें देख लिया है और अब वो हमें बुलवा रहा है। वो मुलाजिम तकरीबन दौड़ता हुआ मुझ तक पहुंचा और बोला, साईं आपको एसपी साहब ने बुलाया है। मैंने कहा, एसपी साहब ने बुलाया है? मैंने यूं बनकर पूछा जैसे मैं अब तक एसपी की मौजूदगी से लाइल्म था। कहा, कहाँ है एसपी? मुलाजिम ने कहा, वो सामने औताक के बाहर खड़े हैं। मैंने मुलाजिम से कहा, ठीक है तू जा। फिर तैमूर से मुखातिब हुआ, कहा, तुम अभी यहीं ठहरो, जब तक एसपी तुम्हें खुद न बुलाए वहां मत आना। ये कहकर मैं औताक की तरफ बढ़ गया। मुझे देखकर एसपी की आंखों में चमक सी नमूदार हुई। उसने गौर से मुझे देखा। बोला, साईं आप कहां से तशरीफ लाए हैं? मैंने संजीदगी से कहा, कहीं से भी नहीं, वैसे इस सवाल का मकसद पूछ सकता हूं। एसपी ने तंजिया कहा, बस वैसे ही, आप यहाँ सबसे मुख्तलिफ नजर आए हैं इसलिए पूछ लिया। मैं उसे कोई सख्त जवाब देने ही वाला था कि हाकिम अली वहां पहुंच गया। उसने पूछा, क्या बात है एसपी साहब? ऐसी कौन सी इमरजेंसी हो गई है कि आप रईस को नींद से उठाना चाहते हैं? आप शायद यहाँ नए आए हैं। वो बोला, मैं रईस से माफी मांग लूंगा, मगर हाकिम अली ने कहा, ना साईं, तुम तो माफी मांग कर चले जाओगे, मगर हमें तो इसी हवेली में रहना है। एसपी के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। वो बोला, रईस तुम्हें फांसी पर नहीं लटका देगा। हाकिम अली बोला, साईं एसपी साहब आराम से बात करो, रईस की हवेली में खड़े होकर उसकी बुराई कर रहे हो। एसपी बोला, देखो मैं भी रईस का एहतराम करता हूँ, इसीलिए यहाँ चला आया हूँ। रईस की जगह कोई और होता तो यहाँ आने की बजाय मैं उसे थाने तलब करता। हाकिम अली ने कहा, बस बाबा बस, अब ज्यादा बात मत करना, रईस तो अपने टाइम पर ही सोकर उठेगा, अब चलते फिरते नजर आओ। हाकिम अली ने चुटकियां बजाते हुए कहा। एसपी ने हाकिम अली को खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए पूछा, क्या नाम है तेरा? हाकिम अली ने तंजिया अंदाज में कहा, क्यों साईं, क्या मुझे थाने ले जाने का इरादा है? उसी वक्त बरामदे में बाबा साईं नमूदार हुए। उनकी तरफ एसपी की पुश्त थी, वो उन्हें देख न सका। बाबा साईं ने मुझे इशारा किया कि एसपी को उनकी तरफ भेज दिया जाए। मैंने एसपी से पूछा, आप रईस से मिलना चाहते हैं ना? वो बोला, ऑफ कोर्स। मैंने कहा, तो फिर आइए मेरे साथ। मेरी आवाज पर एसपी ने घूम कर देखा तो उसकी नजरें बाबा साईं पर पड़ी। वो तेजी से उनकी तरफ बढ़ा। बाबा साईं ने पुरसकून लहजे में पूछा, क्या बात है ऑफिसर? वो बोला, साईं कराची से एक पुलिस पार्टी यहाँ आई है, वो लोग आपसे मिलना चाहते थे। मैंने उन लोगों को फिलहाल रोक दिया है और खुद आपके पास आ गया हूँ। बाबा साईं ने पूछा, बाबा वो लोग क्यों आए हैं, क्या चाहते हैं? एसपी बोला, कराची में आपके बंगले पर फायरिंग हुई है और एक दफा नहीं कई दफा हुई है, उसमें आपके आदमियों समेत 6 आदमी हलाक हुए हैं। बाबा साईं हाथ उठाकर बोले, मैं जानता हूँ। वो बोला, आपके पोल्ट्री फार्म पर भी 2 गिरोहों में तसादुम हुआ है, उसमें भी पुलिस को कई अफराद की लाशें मिली हैं। बाबा साईं तल्ख लहजे में बोले, और डाकुओं ने मुझे भी अगवा किया था। ये तुम मुझ पर कोई इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहे हो या पुलिस की नाअहली की दास्तान सुना रहे हो? वो बोला, पुलिस का ख्याल है कि इन सब वाकयात के पीछे बैनुल अक़वामी दहशतगर्द कामरान का हाथ है। हमें इत्तला मिली है कि वो आपकी जागीर में छुपा हुआ है। बाबा साईं ने कहा, फिर तुम अब मुझसे क्या चाहते हो? वो बोला, मैं तो सिर्फ आपको इत्तला देने आया था। अभी थोड़ी देर में कराची की पुलिस पार्टी हवेली की तलाश का वारंट लेकर आ रही है। बाबा साईं ने कहा, वो लोग शौक से आए। ये कहकर वो अंदर की तरफ मुड़ गए। एसपी चंद लम्हे वहां खड़ा कुछ सोचता रहा, फिर वो भी घूमा और तेज तेज कदमों से औताक की तरफ चल दिया जहां दूसरे अफसरान बैठे थे। मैं ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ तो बाबा साईं इस तरह के आलम में टहल रहे थे। मुझे देखकर वो पुरख्याल लहजे में बोले, कामरान मेरा ख्याल है कि तू यहाँ से निकल जा, यहाँ किसी को खोटे और खरे की तमीज नहीं है। मैंने तो गवर्नर से कहकर तेरे सारे जाली केसेस खत्म करवा दिए थे।
मगर लगता है कि कोई ऐसा बाइख्तियार हाथ मौजूद है जो तुझे घेर कर कानून के सामने ले आता है। मैंने पुरएतमाद लहजे में कहा, मैं कानून से नहीं डरता बाबा साईं, कानून से वो लोग डरते हैं जिनके दिल में चोर होता है। बाबा साईं ने कहा, यह पूरा सिस्टम ही खराब है बेटा। बाज़ औक़ात इंसाफ इतनी ताख़ीर से मिलता है कि इंसाफ मांगने वाला खुद ही इस दुनिया से रुखसत हो चुका होता है। उमूमन ये होता है कि वाक़याती शहादतों और झूठी गवाहियों से पुलिस अदालत के रूबरू किसी भी बेगुनाह को मुजरिम ठहरा देती है। तू यहाँ से निकल जा बेटा। मैंने फैसला कुन लहजे में कहा, ठीक है बाबा साईं, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मगर फौरी तौर पर यह मुल्क नहीं छोड़ूंगा। मैं बाहर आया तो मुझे दुरानी का ख्याल आया, वो भी गोठ ही में कहीं मौजूद था। मुमकिन है कराची वापस चला गया हो। मैंने हाकिम अली से उसके बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो अभी गांव में ही मौजूद है और गोठ के सिरे पर एक पुख्ता मकान में मुकीम है। ये मकान भी बाबा साईं की मिल्कियत था। उसे वो खास मौक़ों पर अपने मेहमानों के क़याम के लिए इस्तेमाल करते थे। मैंने हाकिम अली को कहा कि मुझे फौरी तौर पर दुरानी के पास पहुंचा दो। हाकिम अली ने कहा, आप ठहरें, मैं गाड़ी निकाल कर अभी आता हूँ। मैंने पूछा, वो मकान यहाँ से कितनी दूर है? हाकिम अली ने कहा, वो मकान यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर के फासले पर है साईं। मैंने कहा, अरे तो फिर गाड़ी की क्या जरूरत है, मैं वहां तक पैदल भी चल सकता हूँ। मैंने बाहर निकलना चाहा, हाकिम अली ने मुझे रोक दिया और बोला, साईं सामने से नहीं बल्कि हम पीछे वाले दरवाजे से निकलेंगे। उसकी बात माकूल थी। हम मकान के अकबी हिस्से में पहुंचे ही थे कि बाबा साईं का एक मुलाजिम दौड़ता हुआ आया और हाकिम अली को बताया कि हवेली में पुलिस की गाड़ियां आई हैं। पुलिस के अफसरान के साथ 2 गोरे भी हैं। गोरों के तस्करे पर मैं चौंका। गोया गैर मुल्की ताकतों के एजेंट मेरी तलाश में यहां तक पहुंच गए थे। मैं इस मौके पर हवेली से जाना नहीं चाहता था, मगर वहां रुकना भी खतरे से खाली नहीं था। हवेली से निकलते ही हाकिम अली ने एक तांगा रोक लिया। हम लोग तांगे में सवार हुए तो तांगे वाले ने एक नजर हम पर डाली और तांगा आगे बढ़ा दिया। मैं और तैमूर उस वक्त मकामी लिबास में थे। हमारे जिस्मों पर लंबे कुर्ते और घेरेदार शलवारें थीं, सर पर शीशों वाली टोपी और शानों पर अजरकें पड़ी हुई थीं, इसलिए तांगे वाले ने हम पर तवज्जो नहीं दी। अभी हम मुश्किल से चंद कदम चले थे कि तांगा एक झटके से रुक गया। मैं और तैमूर अकबी नशिस्त पर थे, इसलिए हमें मालूम नहीं हो सका कि तांगा क्यों रुका है। मैंने गर्दन घुमाकर देखा तो मेरे आसाब बुरी तरह तन गए। सड़क के ऐन दरमियान में एक लैंड क्रूजर खड़ी थी। उसी के साथ टेक लगाए हुए एक सफेद फार्म खड़ा था। उसके हाथों में स्टेन गन थी। उसके साथ ही चंद मकामी आदमी भी खड़े थे। वो सब पूरी तरह मुसल्ला थे। मैंने रिवॉल्वर निकालना चाहा तो सफेद फार्म गुर्रा कर बोला, बस मिस्टर कामरान, अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया। हाथ सर से बुलंद करो और नीचे उतर आओ। मैं बुरी तरह झुंझला गया। इस तरह के जुमले मैं इतनी दफा सुन चुका था कि अब मुझे इनसे चिढ़ हो गई थी, मगर चिढ़ने से सूरत हाल तो नहीं बदल सकती थी। सफेद फार्म फिर गुर्राया, हाथ सर से बुलंद रखो। उसी लम्हे मुझे तैमूर के हाथ में दस्ती बम की झलक दिखाई दी। वो दरअसल स्मोक बम था और तैमूर ने इतनी सफाई से निकाला था कि मैं भी उसे देख ना सका। फिर तैमूर ने उसे सफेद फार्म की तरफ उछाला। मैं फौरन ही जमीन पर गिर गया। सफेद फार्म बौखलाहट में फायरिंग भी कर सकता था। तैमूर भी मेरे ही साथ जमीन पर गिरा था और उसने गिरते गिरते भी दूसरा स्मोक बम सड़क पर उछाल दिया। फौरन ही वहां गाढ़ा गाढ़ा धुआं फैल गया। मैंने अंदाजे से सड़क के किनारे की तरफ छलांग लगाई और पलटकर वापस भागा। कुछ फासले पर सब्जी की दुकान थी। मैं अंधाधुंध उसी में घुस गया। मैं जानता था कि वो सफेद फार्म या उसके जर खरीद हमारे पीछे आ रहे होंगे। मैं अब उन लोगों को छोड़ना नहीं चाहता था। मुझे तैमूर की तरफ से ज्यादा फिक्र थी। वो लोग मुझे जिंदा पकड़ना चाहते थे, तैमूर को नहीं। वो झुंझुलाकर उसे भी गोलियों से छल नहीं कर सकते थे। वो न जाने किस तरफ निकल गया था। हाकिम अली का भी कोई सुराग नहीं मिल रहा था। गोठ के उस छोटे से बाजार में हमारी भाग दौड़ से सरासीमगी सी फैल गई। मैं इसे अभी तक अंदरूने सिंध का कोई छोटा सा गोठ ही समझता रहा था। कभी बाजार जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। उस दिन पहली दफा मुझे एहसास हुआ कि वो तो छोटा मोटा कस्बा था। बाजार ज्यादा बड़ा तो नहीं था, मगर बहरहाल मौजूद तो था। गोठों में उमूमन एक आध दुकान ही होती है। उसी में बालों के खुशबूदार तेल से लेकर डिस्प्रिन तक सभी कुछ मिलता है। मैं सब्जी के टोकरों वाले तख्त के पीछे छुपा हुआ सड़क की तरफ देख रहा था। अभी तक मुझे वो सफेद फार्म या उसका कोई आदमी दिखाई नहीं दिया था। ये इम्कान उनकी नजरों में भी होगा कि मैं कहीं घात लगाकर उन पर काबू पा सकता हूँ। शायद इसीलिए वो लोग भी मोहतात हो गए थे। अचानक मेरी पुश्त पर किसी ने हाथ रख दिया। मैं भड़क कर पलटा, साथ ही मेरा बायां हाथ भी घूम गया। मेरा हाथ ठक की आवाज के साथ किसी से टकराया। वो कोई मकामी आदमी था। जरब उसके जबड़े पर पड़ी थी। वो सब्जी के एक टोकरे पर पड़ा था। वो तो गनीमत था कि मैंने जानबूझकर अपना हाथ हल्का रखा, वरना मार खाने वाला आंखें खोले पटर पटर मुझे घूर न रहा होता। मैंने कहा, ये क्या हरकत। मेरा जुमला पूरा होने से पहले ही उसने होंठों पर उंगली रखकर मुझे खामोश रहने का इशारा किया और खौफजदा अंदाज में इधर उधर देखने लगा। मैंने कदरे नर्म लहजे में सरगोशी की,
कौन हो तुम? उसने सरगोशी में ही जवाब दिया, ये दुकान मेरी है साईं। मैंने भिन्ना कर कहा, अहमक आदमी, ये क्या हरकत थी? अगर मैं फायर कर देता तो? वो फिर सरगोशी में बोला, साईं आहिस्ता बोलो, दुकान के बाहर कोई छुपा हुआ है। मैं एकदम जमीन पर बैठ गया और उससे पूछा, कहाँ छुपा हुआ है? उसने दुकान की पुश्त की तरफ इशारा किया। वो कोई सीमेंट और सरियों से बनी हुई दुकान नहीं थी। उसकी दीवारें चटाई की बनी हुई थी, छत भी बांसों के सहारे बनाई गई थी। चटाई की दीवारों में जगह जगह सुराख थे। मुझे उम्मीद तो नहीं थी कि वो शख्स अब भी वहीं छुपा होगा। उसने बाहर से हमारी बातें सुन ली होंगी, बल्कि शायद देख भी लिया होगा। मुझे 0.1% उम्मीद थी कि वो शख्स अब भी वहां मौजूद होगा। मैंने बैठे ही बैठे सब्जी वाले से कहा, तुम एक दफा फिर जाकर देखो, मेरा ख्याल है कि अब वहां कोई नहीं होगा। वो बोला, साईं मैं जाऊं? मैंने कहा, डरने की जरूरत नहीं है, बाहर जो भी है वो तुम्हारा नहीं मेरा दुश्मन है। तुम घूमकर कुछ फासले पर जाकर भी उसे देख सकते हो। सब्जी वाला सहमा हुआ सा बाहर निकल गया। मैं आहिस्ता आहिस्ता दुकान के पीछे वाले हिस्से की तरफ बढ़ा। उस तरफ प्याज और आलू ढेर की सूरत में जमीन पर पड़े हुए थे। मैंने चटाई के एक सुराख से आंख लगाकर बाहर देखने की कोशिश की, मगर मुझे कुछ दिखाई न दिया। थोड़ी देर के बाद सब्जी वाला वापस आ गया और बोला, साईं अब तो वहां कोई भी नहीं है। उसी वक्त मुझे दुरानी दिखाई दिया। वो पैदल ही था और चारों तरफ देखता हुआ आगे बढ़ रहा था। मैंने उसे आवाज देकर रोक लिया। दुरानी हंस कर बोला, अब बाहर आ जाओ, खतरा टल चुका है। मैं जल्दी से बाहर निकल आया और बोला, तुम कैसे आ गए? आए ही थे तो चंद मिनट पहले आते। वो मुस्कुराया, बोला, चंद मिनट पहले आता तो क्या होता? मैंने कहा, हम उन लोगों को गिरफ्तार कर सकते थे जिन्होंने मुझ पर हमला करना चाहा था। दुरानी ने इत्मीनान से कहा, उन्हें मैंने पकड़ लिया है। मैंने चौंक कर उसे देखा, क्या उन सबको पकड़ लिया? वो बोला, सब नहीं, उनके 2 आदमी मेरे कब्जे में हैं। उनमें एक सफेद फार्म भी है। मेरे आदमी अभी उन्हें लेकर गए हैं। फिर वो हंसकर बोला, मगर तुम उस वक्त तांगे में सवार होकर कहाँ जा रहे थे? मैंने कहा, मैं तुम्हारी तरफ ही आ रहा था। फिर मैंने चौंक कर कहा, मगर तैमूर कहाँ गया? दुकान के अकबी हिस्से से आवाज आई, तैमूर तुम्हें खतरे में छोड़कर कहाँ जा सकता है? ये कहकर तैमूर सामने आ गया। हम लोग दोबारा बाबा साईं के घर में चले गए। मैंने दुरानी से कहा, मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा था कि मैं आज रात कराची जा रहा हूँ। हम लोग उस वक्त ड्राइंग रूम में बैठे चाय पी रहे थे। वो बोला, अचानक कराची जाने की क्या जरूरत पेश आ गई? मैंने उसे वक्कार के बारे में मुख्तसरन बताया। दुरानी पुरख्याल अंदाज में बोला, ठीक है, फिर रात की बजाय तुम अभी निकल जाओ। मैंने कहा, दिन के वक्त मेरे लिए खतरा ज्यादा है, फिर हमारे साथ वक्कार भी होगा, किसी मौके पर भी हमारे लिए मसला पैदा कर सकता है। दुरानी बोला, वो कोई मसला नहीं है, मेरे कुछ आदमी कराची जा रहे हैं, वो 2 जीपों में जाएंगे, तुम भी उन्हीं के साथ निकल जाना। मैंने तंजिया लहजे में कहा, तुम्हारे आदमी क्या खतरे को टाल देंगे? इस तरह तो मैं कुछ ज्यादा ही नुमाया हो जाऊंगा। दुरानी बोला, ये सूरत हाल तो रात में भी होगी, बेहतर यही है कि तुम मेरे आदमियों के साथ जाओ। मेरी बजाय तैमूर ने कहा, ठीक है, हम तैयार हैं, बताओ कब चलना है? दुरानी बोला, 1 घंटे के बाद। ये कहकर वो उठ खड़ा हुआ। हम लोग गोट से निकले तो हमारी लैंड क्रूजर के आगे पीछे दुरानी के आदमियों की जीपें थीं। स्टीयरिंग तैमूर के हाथ में था। मैं वक्कार के साथ पिछली सीट पर बैठा हुआ था। दुरानी के आदमियों के पास फौजी जीपें थीं। वो लोग खुद भी खाकी वर्दियों में थे। पहली नजर में यूं लग रहा था जैसे फौज का कोई आला अफसर अपने गार्ड्स के साथ कहीं जा रहा हो। उन दिनों फौजी अफसर इसी तरह सफर कर रहे थे, क्योंकि डाकुओं के खिलाफ उनका ऑपरेशन अभी जारी था। मैंने वक्कार से कहा, तुम्हारा फ्लैट कहाँ है? वो बोला, मैं बता तो चुका हूँ कि मेरा फ्लैट नॉर्थ नाजमाबाद के इलाके में है। मैंने कहा, जो बात पूछी जाए उसी का जवाब दो। वक्कार सहम कर मुझे देखने लगा। तीनों गाड़ियां खासी तेज रफ्तारी से सफर तय कर रही थीं। हमें खाने पीने का कोई सामान भी साथ लेने का मौका नहीं मिला था, सिर्फ कॉफी का एक थर्मस था। हम लोग कराची की हुदूद में दाखिल हुए तो मेरी रिस्ट वॉच में 2:15 बज रहे थे। सोहराब गोट से गुजरने के बाद मैंने तैमूर से गाड़ी रोकने को कहा। तैमूर ने आगे वाली जीप को रोकने का इशारा किया और खुद भी सड़क के किनारे रुक गया। फौरन ही दोनों जीपों में से एक आदमी उतर कर हमारी गाड़ी की तरफ आ गया। मैंने उन लोगों का शुक्रिया अदा किया और उनसे कहा कि अब हमारे लिए कोई खतरा नहीं है। वो लोग मुझे सलाम करके रुखसत हो गए। तैमूर ने गाड़ी का इंजन स्टार्ट करते हुए कहा, अब कहाँ जाना है? मैंने कहा, अब हम वक्कार के घर जाएंगे। वक्कार ने पूछा, क्या आप लोग मेरे साथ ही रहेंगे? मैंने कहा, हाँ, 2-4 दिन तो तुम्हारे साथ रहना पड़ेगा। तुम्हें कोई एतराज है क्या? वो बोला, नहीं, एतराज तो नहीं है, बस मेरा फ्लैट कुछ छोटा है। उसने अटक अटक कर कहा। साफ जाहिर था कि वो हमें अपने फ्लैट पर नहीं ले जाना चाहता। तैमूर ने विंड स्क्रीन पर नजरें जमाए हुए कहा, अरे यार, अब इतना भी छोटा नहीं होगा कि उसमें हमारे लिए जगह न निकल सके। वकार ने कुछ कहना चाहा, वो असल में ऐसा है कि, लेकिन कहते कहते रुक गया। मैंने पूछा, हाँ, बोलो, रुक क्यों गए? वो बोला, अभी हफ्ते में 1 दिन बाकी है, क्या उस वक्त तक आप मुझे अपना कैदी बनाकर रखेंगे? तैमूर बोला, तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या हम तुम्हारे कैदी बनकर रहेंगे? उसके बाद तैमूर खामोश हो गया। वकार की रहनुमाई में हम लोग आखिर उसके फ्लैट तक पहुंच गए।
वो साफ सुथरी बिल्डिंग थी। उसके फ्लैट भी खासे कुशादा और साफ सुथरे थे। वकार सेकंड फ्लोर के एक फ्लैट में रहता था। उसका फ्लैट खासा आरामदेह था और उसमें जरूरत की हर चीज मौजूद थी। एक बेडरूम में एसी भी लगा हुआ था। मैंने और तैमूर ने बारी बारी शावर लिया, फिर हम लोग ड्राइंग रूम में आ बैठे। मैंने तैमूर से कॉफी बनाने को कहा। उसका टेलीफोन हमने अपनी तहवील में ले लिया था ताकि वो किसी से भी राब्ता न कर सके। कॉफी पीने के दौरान में वकार से मैंने कहा, अगर तुमने हमारे साथ ताउन किया तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। हाँ, अगर कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की तो ऐसी इबरतनाक मौत मरोगे कि पुलिस को तुम्हारी शनाख्त में भी दुश्वारी पेश आएगी। तैमूर ने कहा, तुमसे मिलने कोई आता तो नहीं है? वो बोला, मेरे एक दो दोस्त हैं जो मुझसे मिलने आते रहते हैं। उनके अलावा सफाई करने वाली एक औरत है, वो रोजाना सुबह के वक्त आती है। फिर वो हिचकिचाकर बोला, मेरी एक गर्लफ्रेंड भी है, वो भी रोजाना आ जाती है। तैमूर ने तंजिया लहजे में कहा, ओहो, तुमने ये शौक भी पाल रखा है। किस वक्त आती है वो लड़की? वकार ने कहा, उसका कोई मखसूस वक्त नहीं है, जब उसे मौका मिल जाता है आ जाती है। मैंने पूछा, क्या वो भी इसी बिल्डिंग में रहती है? वकार बोला, वो गुलशन इकबाल में रहती है। फिर वो कुछ सोचकर बोला, घर में खाने पीने का सामान भी खत्म हो गया है। तैमूर ने उसकी बात काट दी। कहा, तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं अभी जाकर सब कुछ ले आऊंगा। वकार ने कहा, मुझे एक फोन करने दो ताकि मैं वो अजरा को यहाँ आने से रोक सकूं। तैमूर ने कहा, फिलहाल तुम कोई फोन नहीं करोगे। तुम्हारी वो गर्लफ्रेंड अजरा यहाँ आई तो उससे हम खुद ही निपट लेंगे। हम फोन की घंटी बजने के इंतजार में बैठे थे। वकार ने बताया था कि किसी भी वक्त उस आदमी का फोन आ सकता है। मैंने वकार को अच्छी तरह समझा दिया था कि उसे उस पुरस्कार आदमी से क्या कहना है। मैं और तैमूर पुरसुकून थे। अलबत्ता वकार इज़्तिराब में मुब्तला था और बार बार घड़ी देख रहा था। अचानक डिंग डोंग की आवाज के साथ फ्लैट की कॉल बेल बज उठी। वकार बुरी तरह उछल पड़ा। मैंने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा, फिर वकार से पूछा, इस वक्त कौन आ गया? वकार बोला, पता नहीं इस वक्त कौन आ गया। फिर वो मुस्तरिब होकर उठ खड़ा हुआ, बोला, मैं देखता हूँ। मैंने तहक्कुमाना लहजे में कहा, बैठ जाओ। फिर तैमूर से कहा, तुम देखो। तैमूर ने रिवॉल्वर निकाल कर हाथ में पकड़ा और दरवाजे के पास जाकर बोला, कौन है? बाहर से किसी ने झुंझुलाकर कहा, अरे यार, मैं हूँ इरफान, दरवाजा खोलो। मैंने तैमूर को दरवाजा खोलने का इशारा किया। मेरा रिवॉल्वर भी इस दौरान में बाहर आ चुका था। मैं कमरे के ऐसे गोशे में चला गया जहां से मैं तैमूर को कवर कर सकूं। वकार को मैंने बाथरूम में बंद कर दिया। तैमूर ने आहिस्तगी से दरवाजे का बोल्ट खोल दिया। दूसरे ही लम्हे एक स्मार्ट और खुशपोश नौजवान अंदर दाखिल हुआ। वो तैमूर को देख कर ठिठका, फिर बोला, वकार कहाँ है? तैमूर बोला, वकार जरा सदर तक गया है। इरफान ने हैरत से कहा, सदर गया है? फिर वो चौंक कर बोला, मगर आपने अभी तक अपना तारुफ नहीं करवाया। तैमूर बोला, मेरा नाम अकबर है। वकार मेरा पुराना दोस्त है, मैं आज ही लाहौर से आया हूँ। इरफान बोला, हैरत है, वकार ने कभी आपका तस्करा नहीं किया, हालांकि मैं उसके सब दोस्तों को जानता हूँ। तैमूर खुश दिली से बोला, बस इत्तेफाक है, बैठिए ना, मैं आपको कोल्ड ड्रिंक पिलाता हूँ। इरफान ने कहा, शुक्रिया, मुझे इजाजत दें, असल में मुझे एक जरूरी काम से जाना है। मैंने अचानक कहा, ऐसी भी क्या जल्दी है इरफान साहब? मैं कमरे के गोशे से निकलकर उसके सामने आ गया। मैंने उसके कोट के नीचे बगली होल्स्टर और गन की मौजूदगी महसूस कर ली थी। वो मुझे देखकर यूं उछला जैसे बिच्छू ने डंक मार दिया। ज्यादा हैरत उसे उस रिवॉल्वर पर थी जिसे मैंने छुपाने की कोशिश नहीं की थी। वो बोला, आप कौन हैं आप? मैंने तज़ीक आमेज लहजे में कहा, मैं खुदाई फौजदार हूँ।